हाँ, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बता दूं मैं आपको कि आज के वीडियो में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। किसका कि आपने जो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, आई थिंक आपने उसको पूरा लर्न कर लिया होगा। अभी पता चल जाएगा, मैंने 3-4 सेंटेंस लिखे हैं, इसके पैसेज बनाएंगे अपन। तो आप खुद ऑनेस्टली चेक करना कि आप वाकई आपने सही करें कि नहीं करें। और उसके बाद में मैं अपन एक नई इसमें जितने भी टाइप्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, और फिर लास्ट में दूंगा होमवर्क। ठीक है, जो आज शाम को आपको फिर वीडियो मिलेगा ना इवनिंग में, उस वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा और फिर वापस होमवर्क। ऐसे करके 4 या 5 पार्ट इसके बनेंगे। इसमें शानदार अपनी एक्टिव पैसिव या पैसिव तैयार हो जाएगी और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, बस कल का दिन और मतलब आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन आपको मुझे देना है, ताकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका तैयार हो जाए। ठीक है, अच्छी मेहनत करना। चलो कुछ सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कि देखिए आपने वो लर्न करे कि नहीं करे, खुद ही चेक कर लो कि द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। ठीक है, तो द कमेटी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लुकिंग इनटू वर्ब हो गया, ये आप मान लो कि अपना द मैटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसको ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं अपन, सब्जेक्ट। तो ये आएगा सबसे पहले द मैटर, है ना, पूरा ध्यान देना। फिर दूसरी बात है हेल्पिंग वर्ब की। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। इज है, इज का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इज को इज में ही रखा जाता है। भाई इज है तो इज रहेगा। हाँ, हो सकता है यहाँ आर आ जाए, लेकिन मैटर तो सिंगुलर द मैटर। ठीक है, तो इज, लेकिन उसके आगे क्या लग जाता है, बीइंग। ये बताया था मैंने आपको कि इज, एम, आर, वोज, वर जब भी आए तो उनकी हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, उनके आगे बीइंग लग जाता है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, अगर उस हिसाब से, वरना यहाँ पर प्लूरल भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर आर भी आ सकता है, लेकिन आएगा इज एम आर में सही। मतलब कहने का कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही रहना है, लेकिन बीइंग लग जाएगा। तो द मैटर इज बीइंग। अब उसके बाद में लुक्ड, क्योंकि लुकिंग अभी आईएनजी फॉर्म है, तो लुकिंग की इसकी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन ये हमेशा पैसिव वॉइस मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो लुक्ड इनटू, ठीक है, लुक्ड इनटू, ये एक साथ रहेगा, लुक्ड इनटू। तो द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू, और आगे क्या आ जाएगा, बाय द, बाय तो लगेगा इसमें। ठीक है, बाय द कमिटी। इजी सा, आई थिंक आपने सबने यही बनाया होगा, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। ठीक है, ओके। सेकंड देखो, ये है द प्राइम मिनिस्टर विल, मतलब जो जितना मैंने आपको चार्ट बनवाया उस चार्ट के बाहर कुछ भी नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, बताओ। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द मीटिंग, तो द मीटिंग पहले आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो द मीटिंग। अब देखो यहां पर विल हेल्पिंग वर्ब है, तो विल का मतलब ये मॉडल है, मैंने कहा था मॉडल की तरह यूज करेंगे अपन। तो विल जब भी आए मॉडल, तो मॉडल के बाद में क्या आ जाएगा, विल बी। विल हो तो भी बी, शेल हो तो भी बी, क्योंकि विल शेल मॉडल होगा। तो यहाँ पर मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल प्लस बी प्लस V3, यानी कि वापस सुन लो, ये मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एड्रेस, एड्रेस ये है, वहाँ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि जब मॉडल प्लस V1 हो तो मॉडल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना, तो मॉडल ही रहा। अच्छा, मॉडल प्लस बी प्लस, हाँ, मॉडल प्लस बी प्लस V3 आ जाएगा। तो मॉडल का मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एड्रेस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एड्रेस। देखो आ रही है ना पूरी काम में। जो वर्ब्स की मैंने आपको फॉर्म लिखवाई थी, दोनों वीडियो आपको वर्ब के देखना, वरना लर्न नहीं होगा। द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड, उसके बाद में बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द प्राइम मिनिस्टर। सिंपल है। ऐसे आगे देखो, ये कुड क्या है, मॉडल है। तो मैंने आपको फिर एक फॉर्मूला लिखवाया था, मॉडल प्लस हैव अगर आ जाए तो मॉडल, तो उसके पैसिव वॉइस क्या बनेगा, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन लग जाएगा, बताया था। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पर हिम ऑब्जेक्टिव केस है। इसको जब सब्जेक्ट में लाएंगे तो बताओ हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का। तो हिम को अगर ही बनाएंगे तभी तो सब्जेक्ट बनेगा। बस इस बात को मत भूलना, यहाँ पर हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन वो हमेशा आएगा किस फॉर्म में, सब्जेक्टिव केस में। मतलब ही का अगर हिम है तो ही होगा, हर होता तो शी होता, यू होता तो यू रहता है, इट होता तो इट रहता। समझ गए, ओके। तो ही, उसके बाद में ये सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हैव है यहाँ पर, कुड हैव। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ही कुड हैव बीन। ठीक है, मॉडल प्लस हैव है तो मॉडल प्लस हैव प्लस बीन, कुड हैव बीन। फिर हेल्प्ड
क्योंकि वो तो ऑलरेडी ईडी फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, हेल्प्ड बाय यू। ध्यान से समझना। आई थिंक आपको सब कुछ इजी लग रहा होगा अगर आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से लर्न किया है तब, वरना तो ये मुश्किल है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात सिखाता हूँ। ये जो सेंटेंस है ना, ये अपन को एक नई चीज़ आपको सिखा देगा और उसी पर बात करनी है। ये तीन तो इजी सेंटेंस थे, आपको समझ में आ भी गए होंगे। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो देखो ये हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको बनाओ सब्जेक्ट, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट होता है तो हिम का यहाँ पर ही आ जाएगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पर वर्ब टेंस कौन सा है, आई नो हिम, सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या येस या डू डज लगा होता है तो हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक बात है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को उसी का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, बताया था मैंने आपको। ठीक है, इज एम आर में से यहाँ पर क्या लगेगा, ही इज, क्योंकि पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ही इज फिर वर्ब आ जाएगी, तो नो की थर्ड फॉर्म नोन हो जाती है, नोन। ठीक है, ये नोन, ही इज नोन। अब समझना है, इसके बाद में आपको पता है बाय आता है और फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट, ये आता है, लेकिन इसके अंदर बाय नहीं आएगा, टू प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, नोन टू। बस यही बात मुझे सिखानी है, एक बार सुनना। बाय की जगह टू आया, क्यों आया बता दूंगा। ही इज नॉन टू, आगे आई का क्या हो जाएगा, मी, ही इज नॉन टू मी। जैसे अगर यहाँ पर बाय आता तो ही इज नॉन बाय मी, वो तो यहाँ पर मी क्यों आया, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आई अभी तो सब्जेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में बदल के जाएगा। अगर यही चीज सब्जेक्ट में आई तो सब्जेक्ट की जगह आ रही है तो सब्जेक्टिव केस में बदल के जाएगी। ये बात समझ में आ गई, गुड। अब मेरी बात सुनना, ये जो नोन टू आया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हमें पता चलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली सही क्वेश्चन आपका। तो देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो बाय नहीं लेती। मेरी बात सुनना, जो बाय नहीं लेती, कुछ टू लेती है, कुछ एट लेती है, कुछ इन लेती है। मेरी बात समझ गए, जैसे यहाँ पर एड्रेस्ड बाय आ गया, हेल्प्ड बाय आ गया और लुक्ड इनटू बाय आ गया, सब में आ गया। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो बाय का प्रयोग उनके साथ में नहीं होता, तो उनके साथ में अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बस वो मैं आपको एक चार्ट लिखवा देता हूँ, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। बहुत शानदार तैयारी करने वाले हैं अपन, अगर मेरी बात को आपने अच्छे से समझ के और रोजाना रिवीजन करते रहिए तो। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में अपन एक्टिव पैसिव की टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो बाय नहीं लेती, यानी कि कभी भी इनके साथ में बाय का प्रयोग, बाय का यूज नहीं होता। दिमाग में फिट कर लेना, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए सिलेक्ट करता हूँ इस चीज़ें, इनको आपको अलग से उतार के नोट करना है। ठीक है, पहली बात तो ये है, अभी भी किया था अपने नॉन, तो नॉन कभी बाय नहीं लेगा, नॉन क्या लेगा, टू लेगा। मतलब नॉन का मतलब जानना, मैंने हिंदी भी लिख दी, इंग्लिश वाले भी हिंदी भी लिखना, काम आएगा बहुत। मैरिड टू लेगा, शादी करना। ओब्लाइज्ड टू लेगा, आभारी होने। कुछ सिलेक्टेड ही है जो एग्जाम में इनसे बाहर कुछ जाता नहीं है। वैसे तो देखो किसी भी चीज़ का एंड नहीं है, हिंदी इंग्लिश ये लैंग्वेज है, लेकिन बेसिकली सेंटेंस यहीं से आते हैं। ठीक है, और ज़्यादा होगी भी नहीं। ओब्लाइज्ड टू, ये तीनों हो गया अपना। ये तीन तो ऐसे हैं जो टू लेते हैं, मतलब बाय नहीं लेंगे, टू लेंगे। सरप्राइज्ड एट, यानी कि आश्चर्य करना। शॉक्ड, ये भी एट लेगा, हैरान होना। अलार्म्ड एट, मतलब ये आपके साथ आएगा एग्जाम में, एक्टिव में आएगा, और ये अपन को पैसिव में लगाना है। ऐसे ही ये एक्टिव में आएगा, ये अपन को पैसिव में लगाना है। मतलब जो पैसिव बनाएंगे वो बाय नहीं लगाएंगे, उसकी जगह टू लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है, हैरान होना होता है शॉक्ड का। अलार्म्ड का चिंतित होना। ठीक है, अमेज्ड का मतलब अमेज्ड एट, यानी हैरान होना, फिर इसका मतलब हैरान है, इसका भी हैरान है। और डिसअपॉइंटेड एट, डिसअपॉइंटेड क्या लेगा, एट लेगा, निराश होना। अस्टोनिश्ड, ये भी एट लेगा, भ्रमित करना। ठीक है, और अनॉयड एट लेगा। अच्छा, अनॉयड के दो मीनिंग होते हैं वैसे, अनॉयड एट और एक होता है अनॉयड विथ। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मतलब नाराज होना ही है, लेकिन ये किसी से somebody, किसी से नाराज होना, ये समथिंग, किसी के, ऐसा अपन कोई काम करके दुखी हो जाता है, जैसे अपना होमवर्क कर रहे सपोज,
और ऐसा मान लो कि आपने होमवर्क किया और आपका कोई गलती हुई, मिस्टेक हो गई और वो पेज खराब हो गया आपका, तो फिर उस समय भी अपन नाराज़ या दुखी हो सकते हैं। मतलब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा समझ के आप, मतलब किसी से नाराज़, समबडी से नहीं, समबडी से साथ में तो अनॉयड विथ आएगा नाराज़ होने के अर्थ में, और यहाँ पर एट आ जाएगा। फिर टायर्ड तो जानते ही हो, थका हुआ, टायर्ड ऑफ। फिर एंगेज्ड इन, एंगेज्ड के साथ में क्या आएगा, इन आएगा। कंटेन के साथ में क्या आएगा, इन आएगा। एंगेज का मतलब बंध जाना, कंटेन का मतलब शामिल होना, इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी होना, है ना, और ये भी इन लेगा। चार्म्ड विथ लेगा, मोहित करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, चार्म्ड के साथ में विथ आएगा। इम्प्रेस्ड, प्रभावित करना, ठीक है, ये भी विथ लेगा। दोनों वैसे एक जैसे ही मीनिंग है, ठीक है, मोहित करना, प्रभावित करना। सेटिस्फाइड करना, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट होता है, वो भी विथ लेगा। और डिस्गस्टेड, ये भी विथ लेगा, दो, इसका मतलब निराश होना होता है। प्लीज्ड, ये विथ लेगा, मतलब संपन्न होना, कंप्लीट होना। फिर डेकोरेटेड, मतलब सजाते हैं ना घर वगैरह, सजा वो वाली चीज़, डेकोरेटेड, ये भी विथ लेगा। लाइन का मतलब एक पंक्ति, उसमें खड़ा होना, तो लाइन्ड अगर हो तो वो भी विथ लेगा, खड़ा होना। थ्रोन्ड मतलब भीड़, थ्रोन्ड विथ, भीड़ लगना। और एनॉयड, ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो जिनके साथ में बाय का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, रिवीजन करो, लर्न करो, तभी आपको ये बातें समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब अपन एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस का अपन टाइप फर्स्ट लेते हैं। अब रूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सारे रूल स्टार्ट करेंगे, और उसमें अपन सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ेंगे, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि अगर एक्टिव वॉइस, इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक एक्टिव वॉइस आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है। हाँ, तो हेडिंग लगाओ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पहला टाइप है ये, ठीक है, एक्टिव पैसिव का पहला टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके अंदर 3 टाइप अपन पढ़ने वाले हैं। पहली टाइप जो आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, मतलब जो एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो, वो टाइप। दूसरी WH वर्ड, WH वर्ड का मतलब जैसे व्हाट, व्हाई, ये वाली चीज़ स्टार्ट होगी WH वर्ड से। WH वर्ड का मतलब जिसके अंदर WH वर्ड है, हाउ, व्हाट, व्हाई, ये सब। और तीसरी सिर्फ हु को अलग से पढ़ना है, जो हु से स्टार्ट होती हो। एक्टिव वॉइस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती हो, एक टाइप, इसी के अंदर पहला पार्ट है। फिर WH वर्ड से संबंधित क्वेश्चन, और फिर हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, हु से स्टार्ट होने वाले एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के अपन पैसिव वॉइस बनना सीखेंगे। ये 3 टाइप इसके अंदर है, ठीक है। तो पहली टाइप में लेता हूँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ऐसा मान लो कि ए पार्ट है, तो उसको अपन यस नो वाले क्वेश्चन में बोल सकते हैं, यस या फिर नो वाले सेंटेंसेस। पूरी बात को सुनना, कैसे कि देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आएगा तो उसमें यस नो वाले सेंटेंस ही बोलते हैं उसको। जैसे मैं कहूँ कि एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज, चलो ठीक है, अच्छे समझना, कि क्या आप उस आदमी को जानते हो, तो आप या तो कहोगे यस या कहोगे नो। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं उनको यस नो वाले क्वेश्चन में बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि डू यू नो दिस मैन, ठीक है, और आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है तो आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या आप उस आदमी को जानते हो, डू यू नो दिस मैन। तो फिर अब मेरी एक बात सुनो कि यस नो वाले सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें यस और नो का आंसर निकल के आता है, यानी कि जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हो। शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होगा। फिर फॉर्मूला क्या होगा, एक बार लिखवा दूँ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, ठीक है, या फिर यस नो वाले सेंटेंसेस। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर यस नो वाले सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस दिख जाए तो आपको उसको पैसिव वॉइस जब बनाना हो, पूरी बात सुने, तो फॉर्मूला क्या होगा कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग कौन सी, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, है ना, वो वाली, वो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब वो पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में बाकी सेम ही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ही ध्यान रखना, किसका फॉर्मूला है, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं अपन किसमें, जब यस नो वाला सेंटेंस हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्या बनाते थे बताओ, उसके हेल्पिंग वर्ब में आ चुकी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आएगी वर्ब, ठीक है, फिर आपका बाय और फिर सब्जेक्ट,
ठीक है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब बाय सब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें स्टार्टिंग में रहती है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। और वर्ब की, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, तो मैं V3 लिख देता हूँ। चलो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि जब यस नो वाले सेंटेंस आएंगे या फिर जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव में भी 3 टाइप है ना, इसलिए पहली टाइप है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आओ देखिए ट्राई करें। ये आपका एक्टिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस, ठीक है। बनाओ देखें पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, डू है। और मैंने कहा था डू किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस को। प्रेजेंट सिंपल किस में कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज, एम और आर, 3 चीजें होती है। तीनों में से कौन सी आएगी डिपेंड करता है जो आगे सब्जेक्ट आएगा हमारे लिए। तो आपको पता है ये आना है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लिखेंगे दिस मैन। पहले नहीं लिखेंगे, पहले तो हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, लेकिन आपको दिमाग में ये सोचना है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले मुझे वो सोचूं कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ आएगा सब्जेक्ट के रूप में। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब ही आएगी पैसिव वॉइस में, लेकिन आपको ये सोचना है कि मैं पहले ये तो सोचूं, बिकॉज मेरे पास 3 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा डिपेंड करता है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, वही तो डिफाइन करेगा ना कि कौन सी वर्ब आएगी। तो दिस मैन यानी कि ये आदमी, तो आदमी तो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक है, एक के लिए इज आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो इज दिस मैन, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब कौन है? नो, तो नो की थर्ड फॉर्म नोन, ठीक है, नोन। फिर फॉर्मूला कहता है बाय। क्या आपको यहाँ पर ये बाय, तो वो तो फिक्स फॉर्मूला है, लेकिन जिसमें बाय नहीं आता हो ना, अभी भी लिखा था आपको, क्या नॉन बाय लेता है? क्या नहीं लेता। तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला तो बाय है, बस बाय की जगह बाय ना आके टू आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला लगभग ऑलमोस्ट में बाय आता है। तो इज दिस मैन नोन टू, ठीक है, यू। बाय यू होता है ना वहां पर, टू यू हो गया, और क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना, बेहद ईजी, ठीक है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जो मॉडल का है, लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब की जगह काम आएगी भी। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? पूरी बात सुनना, यहां पर ये कैन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है कि क्या तुम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो यहां पर देखो ये मॉडल है, कैन मॉडल है, मॉडल का फॉर्मूला आपको पता है, मॉडल जब ये बी लेगा, ठीक है। तो लेकिन अभी ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर भी एक ही आंसर निकल के आएगा कि क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? आप क्या कहो, यस या फिर नो। तो कैन का कैन ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, मॉडल है तो मॉडल एक ही बात है, वो हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज हो रहा है। तो कैन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो दिस क्वेश्चन, कैन दिस क्वेश्चन, और फिर बी। हालांकि इसमें बी नहीं है, क्योंकि मॉडल का फॉर्मूला तो आपको पता है बी लगेगा। ध्यान रखना, मॉडल जब भी आ जाए उसमें हमेशा बी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो कैन दिस क्वेश्चन, फिर बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व्ड, ठीक है। फिर सॉल्व्ड, फिर बाय लगा दो, बाय, और फिर सब्जेक्ट कौन था? यू, तो बाय यू, है ना, बेहद इजी। यानी कि कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय यू, ठीक है। तो ये फर्स्ट की फर्स्ट टाइप अपनी कंप्लीट, और डेरिवेटिव एग्जांपल है, लेकिन मेरे को 2 एग्जांपल समझाने थे। अब मैं चाहूँ तो इससे हेल्पिंग स्टार्ट कर लूँ, है से कर लूँ, वो सिर्फ टाइम पास है। तो एक ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस वैसे बनाना है, अगर मॉडल से आ जाए तो ऐसे बनाना है, ठीक है। बस रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्टिंग में रहेगी। इस फर्स्ट के फर्स्ट टाइप को आई थिंक आप सीख गए होंगे, ये था ए। अब बी और सी 2 और बचते हैं, इसको मैं करूँगा रफ, ठीक है। अब इसी का सेकेंड है, मतलब बी, उसकी हेडिंग लगाओ WH वर्ड से स्टार्ट का मतलब प्रारंभ, स्टार्ट होने वाले या प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस यानी कि वाक्य, ये हेडिंग लगाओ, ठीक है। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले या प्रारंभ होने वाले वाक्य। WH वर्ड का मतलब बस हु को छोड़ के, क्योंकि हु अलग टाइप है, मैंने बता दिया था। बाकी व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ मेनी, हु को छोड़ के हाउ मेनी, ये जितने भी वर्ड है, ठीक है। तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी वापस वही फॉर्मूला है, किसके लिए? पैसिव वॉइस बनाते टाइम, ध्यान रखना है, ये एक्टिव वॉइस की बात है।
तो हमेशा WH वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है तो WH वर्ड ही सबसे पहले आएगा। पूरी बात को सुनना। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, पूरी बात को सुनना। उसके बाद में जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इस बात को आपको 100% तैयारी करनी है। समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन मार्क तो है ही, क्योंकि जब हेडिंग इंट्रोगेटिव है तो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी है कि ये वही चीज़ है, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले तो वही वाली चीज़ है। अभी जो फर्स्ट पढ़ी थी, नई चीज़ जुड़ गई है WH वर्ड, तो वो सबसे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है WH वर्ड। सबसे पहले कौन आएगा? WH वर्ड। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ईजी है। अब मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल ले लूँगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा लेते हैं। विच गर्ल डू यू लाइक? ओके, विच गर्ल डू यू लाइक। तो इसका पैसिव यूज क्या बनेगा? देखो सबसे पहले विच WH वर्ड है तो WH वर्ड एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर विच है, अरे यार ये तो WH वर्ड है। WH वर्ड का मतलब ये तो W स्टार्ट वाला सेंटेंस, तो ये फॉर्मूला तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि WH वर्ड विच गर्ल, ये पूरा एक साथ आएगा। कौन सी लड़की, ये हमेशा ध्यान रखना एक साथ सेंट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक साथ आता है। विच का यहाँ पर अगर विच गर्ल साथ में नहीं लोगे तो विच का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कुछ बातें होती है वो तो आपको साथ में लेनी पड़ेगी। विच गर्ल, आगे WH वर्ड एक साथ, विच गर्ल। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर डू है तो डू का मतलब प्रेजेंट सिंपल, तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब इज MR में, बताया था ना कल फर्स्ट वीडियो में। तो इज MR में से विच गर्ल, कौन सी लड़की, सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आएगा, एम और आर नहीं आएगा, क्योंकि डू का मतलब प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो विच गर्ल इज। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं अलग से, वर्ब है। फिर लाइक का मतलब वर्ब है लाइक, तो लाइक की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो विच गर्ल इज लाइक्ड बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि यू, शी, ही, पूरी बात सुनना, सब्जेक्ट साफ साफ लिखा रहेगा, यू, शी, इट, वी, दे, ये सब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? इसी का ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लिखवाया था, पहले एक टेबल, प्रोनाउन चेंज। यू का यू, शी का हर, ही का हिम, बस वही स्टोरी है। वो आपको पहचान करवा देगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। हिम दिखते ही मतलब ऑब्जेक्ट है, हर दिखते ही ऑब्जेक्ट है, देम दिखते ही ऑब्जेक्ट है, अस दिखते ही ऑब्जेक्ट है, यू दिखते ही सब्जेक्ट है, ही दिखते ही सब्जेक्ट है, शी दिखते ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो विच गर्ल, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाइक्ड, फिर बाय, सब्जेक्ट यू। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा और लेता हूं, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हो है सपोज, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, मतलब आपने कितनी बुकें खरीदी थी। तो कितनी किताबें खरीदी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये देखना है कि WH वर्ड है। तुरंत माइंड में ये फॉर्मूला क्लिक कर जाना चाहिए। तो हाउ मेनी का हाउ मेनी रहेगा, हाउ मेनी, WH वर्ड वही रहेगा। ठीक है, हाउ मेनी, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो देखो अब सुनो मेरी बात, मैं अगर सिर्फ हाउ मेनी लिख दूं तो क्या इस हाउ मेनी वर्ड का मीनिंग है ये कोई? हाउ मेनी बुक्स ये एक साथ ही आएगा। मैं बहुत कुछ बातें सिखा रहा हूं, इन बातों में ध्यान रखना है। विच अकेला नहीं, विच गर्ल, मतलब ये वर्ड हमेशा साथ लेके आते हैं कुछ, वरना इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। हाउ मेनी बुक्स, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड है, आपको पता है डिड पास्ट सिंपल की होती है, डिड पास्ट सिंपल की होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है तो मैंने आपको बताया था पास्ट सिंपल को कन्वर्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। तो दोनों में से क्या भरना है डिसाइड करेगा अपना सब्जेक्ट। तो हाउ मेनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स है, इसका मतलब यहाँ पर वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। तो हाउ मेनी बुक्स वर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसको अलग से दे नहीं रखा, वर्ब है बाय, खरीदना। तो बाय की बॉट होती है, मैंने आपको 2 वीडियो वर्ब के बता रखे हैं, जिसने याद किए उसके लिए तो सेकंडों का खेल है। हाउ मेनी बुक्स वर बॉट, और उसके बाद में बाय, फिर सब्जेक्ट यू। सब्जेक्ट क्या है? यू और क्वेश्चन मार्क, है ना इजी सी चीजें।
तो यही मैं बताना चाह रहा था कि बहुत ईजी है, बस आपको थोड़े रूल्स अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है। अब इसका लास्ट टाइप बचा है, वो है हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। इसका तीसरा और लास्ट टाइप लिखो, हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, ठीक है। यानी कि WHO हु से प्रारंभ होने वाले वाक्य, अगर ये आ जाए तो इसका पैसिव जब आप बनाओगे तो फॉर्मूला अलग होगा। मैंने अलग क्यों लिखवाया, क्योंकि हु चेंज होगा बाय हुम में, बाकी जितने भी है वो एज इट इज रहेंगे, विच का विच, वॉट का वॉट, लेकिन ये हुम का हुम, लेकिन ये जो हु है ना, ये बाय हुम में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? बाय हुम। तो हु जब भी आए तो आपको लिखना तो WH वर्ड ही पहले है, लेकिन हु की जगह बाय हुम लिखना है। अभी सेंटेंस ले लूँगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद में, बाय हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ यानी कि ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3। बस इतना सा ही फॉर्मूला आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। जब WH है, इसके अंदर बाय क्यों नहीं आया? क्योंकि वो हुम के साथ लग गया, बाय हुम। आपको ये समझना है, ठीक है। इसमें बस इतना सा ही बनेगा, ज़्यादा बनेगा नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ तब आपको समझ में आएगा कि हु ब्रोक दिस कप, दिस कप, ये कप किसने तोड़ा? तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? हु आया तो बाय हुम, बाय हुम। हालांकि इसका बाय वाला फॉर्मूला उल्टे तरीके से बन सकता है, लेकिन जब इससे इजीली बन रहा है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसके अंदर इतना ही बनेगा। बाय स्टार्टिंग में आ गया, इससे लास्ट में बाय नहीं आएगा, तो बाय हुम। अच्छा फिर सुनो, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर क्या है? ब्रोक। एक्चुअल में ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। ब्रेक मतलब तोड़ना, और फिर ब्रोक, ठीक है, हाँ, और फिर ब्रोकन। तो ध्यान रखना थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड करा सके आपको, सब कुछ देख सकते हो। तो बाय हुम, फिर वर्ब यानी कि बाय हुम, लेकिन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हमने पहचाना यार ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस को कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, यानी कि या तो आएगा वॉज या आएगा वर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग होती है वॉज वर। तो बाय होम, फिर दिस कप है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉज, क्योंकि कप तो एक ही अकेला है। बाय होम वॉज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है दिस कप, तो बाय होम वॉज दिस कप। पूरी बात सुनना, बाय होम वॉज दिस कप, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है ब्रोक, तो ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोकन, और क्वेश्चन मार्क। बाय होम वॉज दिस कप ब्रोकन, ठीक है। ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया, तो ये हु से रिलेटेड पक्का सेंटेंस एग्जाम में आता है। तो हु ब्रोक दिस कप, तो हु की जगह बाय होम, फिर वॉज दिस कप ब्रोकन। इजी है ना? ऐसे ही एक सेंटेंस और लेता हूं, फिर समझ में आएगा आपको, और वो है हु टाइप्ड दिस लेटर। बहुत सारे एग्जाम्पल है, रामायण से भी लिख सकते हो, ही रोट रामायण, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं अपन, ठीक है। बेसिकली इसमें पास्ट टेंस से ही आते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो हु टाइप्ड दिस लेटर, टाइप्ड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है TYPE, टाइप की सेकंड फॉर्म टाइप्ड होती है। इसका मतलब यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है, तो हु का आ जाएगा बाय होम, क्योंकि हु वाला सेंटेंस है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो देखो बाय होम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल, चेंज करना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूस में। दिस लेटर, तो यहाँ पर भी वो हो जाएगा, क्योंकि दिस लेटर क्या होता है? सिंगुलर। तो बाय होम हेल्पिंग वर्ब वो जाएगी, वॉज या वर में से वो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दिस लेटर सिंगुलर है। तो बाय होम वॉज, फिर ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टाइप ऑलरेडी, टाइप की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म सेम होती है, टाइप टाइप्ड टाइप्ड, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म भी टाइप्ड, थर्ड फॉर्म भी टाइप्ड। तो बाय होम वॉज दिस लेटर टाइप्ड, ठीक है। ये मतलब कि ये लेटर किसने लिखे। तो बहुत इजी है, ऐसे सेंटेंस आपको पढ़ना है। आज अपन ने इंटरोगेटिव टाइप कंप्लीट कर लिया। ऐसे मैं एक एक टाइप कराऊंगा आपको, 2 3 4 5 वीडियो बनेंगे, लेकिन इस टाइप को जानबूझ के मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि एकदम अच्छे से आपको लर्न हो। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जो आपको करके लाना है, जो आज आपको इवनिंग का जब वीडियो आएगा तब उसके अंदर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये होमवर्क है, आपको सेंटेंस नोट करो। आई नो नेहा, आपको इसको पैसिव वॉइस बनाना है। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, पैसिव वॉइस बनाना है। दे हैव पुल्ड डाउन दिस हाउस, द हाउस, सॉरी पुल डाउन द हाउस,
पैसिव्स बनाना है। नेक्स्ट, आर दे नॉट चीटिंग अस, ठीक है, पैसिव्स बनाना है। हैव यू कंप्लीटेड योर पेपर, आपको इसका भी पैसिव्स बनाना है। ए कार रैन ओवर ए चाइल्ड, पैसिव्स बनाना है। इज पाकिस्तान सपोर्टिंग टेररिज्म, इसका भी आपको पैसिव्स बनाना है। तो ये जितने भी 2, 2, 4, 2, 6, 7 सेंटेंस मैंने दिए हैं, इनसे भी आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी पढ़ी एक ही टाइप है तो सेंटेंस कम दूंगा, जैसे टाइप बढ़ती जाएगी सेंटेंस बढ़ते चले जाएंगे। इनको बनाओ, आपको तुरंत जो इवनिंग में भी वीडियो आएगा उसके अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके।